ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शक्तिशाली गेंडा प्रोफेसर एलिस को अपना होस्टेज बनाकर उसके माथे पर बंदूक रखकर उन्हें बाहर की ओर ले जाने लगा। जैसे ही वह लोग स्पेशल लाइब्रेरी के मेन डोर पर पहुंचे, प्रोफेसर एलिस के गले में लगी हुई आइडेंटिटी कार्ड से शक्तिशाली गेंडे ने उस दरवाजे पर लगे डिजिटल लॉक को आसानी से अलग कर दिया। शक्तिशाली गेंडा अच्छी तरह से जानता था कि दरवाजे के उस पार एक बड़ी सी स्पेशल डिपार्टमेंट की फौज खड़ी थी उसका स्वागत करने के लिए। इसलिए दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले शक्तिशाली गेंडे ने प्रोफेसर एलिस को दरवाजे से बाहर धकेलते हुए ऊंची आवाज में अपने आप ठीक सामने खड़ी भूमिका से कहा, अगर मुझे पकड़ना चाहते हो तो पहले तुम्हें इसे मारना होगा, और अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो मुझे चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाने दो। शक्तिशाली गेंडे ने प्रोफेसर एलिस को अपना ढाल बना लिया था। भूमिका के साथ उसके साथ ही पुलिस ऑफिसर ने अपनी अपनी बंदूकें शक्तिशाली गेंडे की ओर तान रखी थी। मगर प्रॉब्लम यह थी कि अगर उन्होंने शक्तिशाली गेंडे के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की तो वह गोली शक्तिशाली गेंडे को लगने से पहले प्रोफेसर एलिस को लगती। भूमिका बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ वो शक्तिशाली गेंडा जिसने मार्कस की जान ली थी, वह भूमिका से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था, मगर दूसरी ओर भूमिका यह भी जानती थी कि उसकी सबसे पहली ड्यूटी थी सिविलियंस की रक्षा करना। शक्तिशाली गेंडे ने अपना पूरा शरीर छुपा रखा था। भले ही वह सभी लोगों की नजरों के सामने था, मगर चेहरे पर मास्क और सर पर बेसबॉल कैप होने की वजह से उसकी आंखों के अलावा उसके शरीर का कोई भी हिस्सा किसी को नजर नहीं आ रहा था। हालांकि भूमिका ने अपनी बंदूक शक्तिशाली गेंडे की ओर तान रखी थी, मगर उसके चेहरे को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि भूमिका कितनी कंफ्यूज नजर आ रही थी। भूमिका के साथी ऑफिसर भी भूमिका के ऑर्डर के बिना कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। जैसे जैसे शक्तिशाली गेंडा प्रोफेसर एलिस के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ बिल्डिंग के मेन गेट की ओर आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे भूमिका और उसके साथी भी धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगे। शक्तिशाली गेंडे ने न सिर्फ भूमिका के दोस्त मार्कस को मारा था, मगर मार्कस ऑफिसर अरुण का भी बहुत अच्छा दोस्त था। ऑफिसर अरुण के सर पर भी मार्कस की मौत का बदला लेने का जुनून सवार था। वह अपने दोस्त के कातिल को इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने दे सकता था। ऑफिसर अरुण एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर आज शक्तिशाली गेंडा उनके चंगुल से भागने में कामयाब हो गया तो फिर से उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धीमी और दबी हुई आवाज में भूमिका के पास आकर ऑफिसर अरुण ने कहा, देखिए ऑफिसर, अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो फिर इसे वापस पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता हमें यह मौका जाने देना चाहिए। भूमिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऑफिसर अरुण क्या कहना चाहते थे। तभी अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए अरुण ने भूमिका से कहा, देखिए, यह वही प्रोफेसर है जिसने सीरियल किलर वाली बात को फेक समझा था और लोगों में यह बात फैलाने की कोशिश की थी कि सीरियल किलर जैसा कुछ है ही नहीं और हम लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, और इसने हमें धोखेबाज समझा था। और यह मत भूलिए कि हमारे पास इसका वह डिक्लेरेशन लेटर है जिसमें इसके सिग्नेचर भी हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि यह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और उसके बदले में इसके साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार यह खुद होगा। अब स्टूडेंट को तो हमने बचा लिया है, एक बूढ़े खड़ूस प्रोफेसर की जान के बदले अगर हमें इतना खूंखार क्रिमिनल मिल जाता है तो सौदा बुरा नहीं है। और भूमिका अच्छी तरह से समझ गई थी कि ऑफिसर अरुण क्या कहना चाहते थे। ऑफिसर अरुण के साथ साथ उनके साथी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी यही चाहते थे कि आज किसी भी हालत में शक्तिशाली गेंडे को पकड़ा जाए, जिंदा या मुर्दा। स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की आंखों में प्रोफेसर ने पढ़ लिया था कि वह लोग क्या कदम उठाने वाले थे। भूमिका के साथियों का बर्ताव देखकर प्रोफेसर एलिस काफी घबरा गए थे। भूमिका और उनके साथी ऑफिसरों को इससे पहले प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी के डीन साहब के सामने काफी नीचा दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि प्रोफेसर एलिस ने भूमिका को मजबूर कर दिया था कि वह अपनी वर्दी उतारकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दे। प्रोफेसर को न
भूमिका पर यकीन था और न ही पूरे स्पेशल डिपार्टमेंट पर यकीन था। और आज ऐसे इंसान की जान बचाने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। यह बात तो प्रोफेसर एलिस को पता चल गई थी। प्रोफेसर एलिस जानते थे कि उनके बर्ताव की वजह से अब स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग उनके खिलाफ हो गए थे और उनकी जान बचाने के लिए वह लोग इतने खूंखार और खतरनाक क्रिमिनल को जाने नहीं दे सकते थे। जब प्रोफेसर यह भी जान चुके थे कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी थी तो उन्हें ही कोई कदम उठाना था, क्योंकि अब स्पेशल डिपार्टमेंट से कोई मदद मिलने की उम्मीद उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। मौका देखते ही प्रोफेसर एलिस ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे का हाथ पकड़ लिया और शक्तिशाली गेंडे की हथेलियों पर अपने दांत गड़ा दिए। 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में शक्तिशाली गेंडे के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसके हाथों से खून बहने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि शक्तिशाली गेंडे ने जोर से प्रोफेसर एलिस का मुंह अपने हाथों से झटक दिया। शक्तिशाली गेंडे की ताकत इतनी ज्यादा थी कि झटके की वजह से प्रोफेसर एलिस सीधे स्पेशल लाइब्रेरी के खुले दरवाजे के अंदर की ओर गिर गए। जैसे ही भूमिका ने देखा कि प्रोफेसर ने अपने आप को शक्तिशाली गेंडे से अलग कर लिया था, भूमिका ने अपने हाथों में पकड़ी बंदूक फिर से शक्तिशाली गेंडे की ओर तान दी और अपने साथी ऑफिसर को ऑर्डर देते हुए जोर से कहा, ओपन फायर इमीडिएटली। इतने वक्त में अनिका भी बिल्डिंग के पिछले हिस्से से बिल्डिंग के मेन कॉरिडोर की ओर आ गई थी। अनिका ने जब देखा कि किसी भी वक्त भूमिका और उसकी टीम वाले शक्तिशाली गेंडे पर फायर करने वाले थे, तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि अगर इन एनकाउंटर में उस फाइल को कुछ हो गया जिसमें V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला छिपा था, तो फिर अनिका भी जान नहीं पाएगी कि आखिर V16 पावर ड्रग बनाने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने कौन सा फॉर्मूला छोड़ा था। मगर ऐसा हुआ तो अलेक्जेंडर की जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अनिका के लिए V16 पावर ड्रग की फॉर्मूला की सिक्योरिटी बेहद अहम थी। वहां शक्तिशाली गेंडा भी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं था। शक्तिशाली गेंडे ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ अगर उसकी मुलाकात हो जाती है तो जरूर ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी जहां से उसे अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना होगा। शक्तिशाली गेंडा अच्छी तरह से जानता था कि वह अकेला ही 50 लोगों पर भारी पड़ सकता था, मगर मैन टू मैन फाइट हो तो। मगर इतने सारे ऑफिसरों की बंदूक के सामने शक्तिशाली गेंडे का टिक पाना बेहद मुश्किल था। इससे पहले कि भूमिका और उसके ऑफिसर्स फायर कर पाते, शक्तिशाली गेंडे ने काफी तेज से अपनी छोटी सी बैग से कुछ स्मोक बम निकाले और एक के बाद एक अपने सामने और ऑफिसरों के सामने फेंकने शुरू कर दिए। एक के बाद एक बम के फटने से पूरे कॉरिडोर में काफी धुआं एकाएक छा गया। सारे के सारे स्मोक बम शक्तिशाली गेंडे ने एक साथ फोड़ दिए थे। अब ऑफिसरों का फायर करना बेहद मुश्किल हो गया था। उन्हें शक्तिशाली गेंडा तो दूर की बात है, मगर अपने आसपास खड़े साथी ऑफिसर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। देखते ही देखते काले धुएं ने पूरे कॉरिडोर को अपने वश में कर लिया था। जितनी तेजी से शक्तिशाली गेंडे ने यह कारनामा किया था, उतनी ही तेजी से शक्तिशाली गेंडे के प्लान को नकाब करने के लिए अनिका ने भी अपने मोबाइल के जरिए यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके सारे के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। स्पेशल लाइब्रेरी बिल्डिंग के सारे एग्जिट बंद हो जाने पर शक्तिशाली गेंडे का बिल्डिंग से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। भले ही अनिका को शक्तिशाली गेंडा कहीं नजर नहीं आ रहा था, मगर वह इतना जान चुकी थी कि अगर शक्तिशाली गेंडे को अब स्पेशल लाइब्रेरी की बिल्डिंग से बाहर निकलना था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी भी तरह टेरेस पर पहुंचकर टेरेस के जरिए भागने की कोशिश करे। मगर इससे पहले कि शक्तिशाली गेंडा लिफ्ट में पहुंचकर लिफ्ट के जरिए टेरेस तक पहुंचे, अनिका ने खुद लिफ्ट के अंदर जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। नीचे हुए धमाकों की वजह से स्पेशल लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों में आग लग गई। आग धीरे धीरे पूरी की पूरी लाइब्रेरी में फैलना शुरू हो गई। हालांकि अब तक अनिका यह जान चुकी थी कि V16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला जिस फाइल में था, वह फाइल इस वक्त शक्तिशाली गेंडे के कब्जे में थी। इसलिए फाइल नंबर 004 की चिंता अब अनिका को नहीं थी। मगर अनिका जानती थी कि प्रोफेसर एलिस भी उसी स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद थे। मगर साथ ही साथ अनिका अब यह भी जानती थी कि किसी भी हालत में अनिका को जल्द से जल्द 12 मंजिला इमारत के टेरेस पर पहुंचना होगा। नीचे जब भूमिका को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका ने सारे के सारे बिल्डिंग के एग्जिट डोर लॉक कर दिए थे, तो भूमिका भी अनिका का प्लान समझ गई।
भूमिका भी अब जान चुकी थी कि अगर शक्तिशाली गेंडे को उनके चंगुल से भागकर निकलना था तो फिर उसे किसी भी हालत में टेरेस पर पहुंचना था। हालांकि भूमिका और उसके ऑफिसर इस वक्त ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहे थे, मगर धुआं अब थोड़ा थोड़ा सेटल होने लगा था, जिसकी वजह से कुछ कुछ विजिबिलिटी वापस लौटने लगी थी। स्पेशल लाइब्रेरी में आग लग चुकी थी और अंदर से लगातार प्रोफेसर एलिस मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हालांकि भूमिका ने उनकी चीखों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ ऑफिसर उन्हें बचाने के लिए स्पेशल लाइब्रेरी की ओर दौड़े। भूमिका सीधे दौड़कर स्टेयर केस की ओर चली गई। भूमिका जानती थी कि अब तक शक्तिशाली गेंडा स्टेयर केस के सहारे ऊपर की मंजिलों पर जाने की कोशिश कर रहा होगा। हर मंजिल का डोर जो स्टेयर केस को कनेक्ट कर रहा था, अनिका ने उन सारे डोर्स को ब्लॉक कर दिया था। इसलिए अब शक्तिशाली गेंडे के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, या तो वह सीढ़ियों से ऊपर जा सकता था या नीचे वो किसी भी फ्लोर पर एग्जिट नहीं ले सकता था। अनिका और भूमिका दोनों यह बात जान चुकी थी कि अब शक्तिशाली गेंडे का बचकर निकलना नामुमकिन था। टॉप फ्लोर पर पहुंचने के बाद अनिका ने लिफ्ट को भी लॉक कर दिया। अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे को 12वीं मंजिल पर पहुंचने के लिए अभी काफी वक्त लगने वाला था। चाहे शक्तिशाली गेंडा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मगर हर इंसान की तरह उसका भी एक स्टेमिना था। और अनिका यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर शक्तिशाली गेंडे के साथ उसे अकेले मुकाबला करना था तो उसके स्टेमिना का कमजोर पड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए बगैर इसके कि अनिका सीढ़ियां उतरकर जल्द से जल्द शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करे, अनिका ऊपर ही रहकर शक्तिशाली गेंडे के ऊपर आने का इंतजार करना चाहती थी, ताकि 12वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते शक्तिशाली गेंडे की सांसें फूलने लगे और अनिका उसके साथ मुकाबला कर सके। टेरेस पर जाकर अनिका ने जब नीचे की ओर देखा तो उसे यह पता लगा कि सारे पुलिस ऑफिसर ने पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से घेर रखा था। अनिका अब जान चुकी थी कि किसी भी हालत में शक्तिशाली गेंडे का बचकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, मगर इससे पहले कि शक्तिशाली गेंडा अरेस्ट कर लिया जाए, अनिका किसी भी हालत में V16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला शक्तिशाली गेंडे से हासिल करना चाहती थी। जब अनिका ने टेरेस का मेन दरवाजा भी लॉक कर दिया, तब शक्तिशाली गेंडे के कदमों की आहट अनिका की कानों पर पड़ने लगी। अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा अब सब बस कुछ ही वक्त में उसके सामने खड़ा होगा। वह शक्तिशाली गेंडा जिसने मार्कस को मारा था, वह शक्तिशाली गेंडा जिसके पास इस दुनिया को बर्बाद करने की चाबी थी और एलेक्जेंडर की जान बचाने की दवा मौजूद थी। धीरे धीरे शक्तिशाली गेंडे के कदमों की आवाज और भी ज्यादा तेज होने लगी। अनिका ने जब झांक कर देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि शक्तिशाली गेंडा 10वीं मंजिल तक पहुंच गया था। सारे के सारे स्टेयर केस पर लाइट ऑटोमेटिक सेंसर से स्विच ऑन होती थी। जैसे जैसे शक्तिशाली गेंडा एक के बाद एक मंजिलें चढ़ता गया, हर मंजिल की लाइट ऑन होती रही और उन लाइट्स को देखकर ही अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि शक्तिशाली गेंडा 10th फ्लोर तक पहुंच गया था। भूमिका और उसके ऑफिसर भी तेजी से शक्तिशाली गेंडे का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर शक्तिशाली गेंडा ऊपर होने के एडवांटेज की वजह से लगातार उन ऑफिसर पर फायरिंग करता रहा, जिसकी वजह से उनकी पीस काफी धीमी पड़ गई थी। भूमिका और उसके साथी ऑफिसर के कदमों की आहट सुनकर अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि वह लोग अभी 4थे या 5वीं फ्लोर तक ही पहुंच पाए थे। शक्तिशाली गेंडा लगातार ऊपर से अपनी बंदूक से फायरिंग करता जा रहा था। जवाबी हमले में भूमिका और उसके ऑफिसर भी फायरिंग कर रहे थे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर फायरिंग के दौरान शक्तिशाली गेंडे के पास रखे ब्लैक बॉक्स को कुछ नुकसान पहुंचा तो हो सकता था कि उसके अंदर मौजूद फाइल नंबर 004 के चित्रे उड़ जाए और साथ ही साथ V16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला भी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाए। अनिका अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अगले कुछ ही पलों में अनिका और शक्तिशाली गेंडे का दोबारा आमना सामना होने वाला था। 12वीं मंजिल तक इस तरह फाइट करते हुए चढ़ने के बाद शक्तिशाली गेंडे की सांसें फूल रही होगी। यह बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी, मगर अनिका यह भी जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा कितना ताकतवर बन चुका था। शक्तिशाली गेंडा बचपन से पावर ड्रग के इंजेक्शन ले रहा था, जिसकी वजह से उसका शरीर किसी जंगली हाथी जितना ताकतवर बन चुका था। मगर अनिका यह भी जानती थी कि चाहे उसके शरीर में कितनी भी ताकत आ गई हो, मगर वह था तो एक इंसान ही। उसे हराना मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं था। धीरे धीरे गोलियों की आवाज बढ़ने लगी थी।
एक के बाद एक धमाके अनिका के कानों में गूंजने लगे थे। शक्तिशाली गेंडे के कदमों की आहट भी अब ज्यादा तेज होने लगी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शैतानी ताकत रखने वाले शक्तिशाली गेंडे का प्लान क्या था। वो टेरेस से ऊपर पहुंचकर अपना एस्केप प्लान करने वाला था। यह बात अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी। अनिका ने पहले ही टेरेस के गेट को लॉक कर दिया था और अनिका यह भी जानती थी कि बिना पासवर्ड के उस गेट को अनलॉक करना शक्तिशाली गेंडे के लिए नामुमकिन था। अनिका टेरेस तक पहुंच रही स्टेयरकेस के एक अंधेरे कोने में जाकर छुप गई और शक्तिशाली गेंडे के पहुंचने का इंतजार करने लगी। अनिका को अंदाजा हो गया था कि शक्तिशाली गेंडा 12th फ्लोर के पास आ चुका था। जैसे ही शक्तिशाली गेंडा टेरेस से लगी सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक ही अंदर से बाहर निकलकर अनिका ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे की छाती पर अटैक कर दिया। अनिका ने शक्तिशाली गेंडे को इतनी जोर से लात मारी थी कि शक्तिशाली गेंडा, जिसके शरीर में एक जंगली हाथी की ताकत समाई थी, वह भी अपना बैलेंस खोकर 2 सीढ़ियां लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। अनिका को अपने सामने देखकर वह चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि कोई उससे पहले टेरेस पर उसका इंतजार कर रहा होगा। शक्तिशाली गेंडे के शरीर में भले ही गजब की ताकत आ गई थी, मगर उसका दिमाग काफी साधारण था और इसीलिए इतनी बड़ी प्लानिंग करने के लिए उसे स्पेसी की जरूरत पड़ती थी। हालांकि अनिका के अटैक की वजह से शक्तिशाली गेंडा चौंका जरूर था, मगर अनिका की लात ने उसके शरीर पर कोई खास फर्क नहीं डाला था। अनिका को वहां देखकर शक्तिशाली गेंडे ने अपनी भारी आवाज में उसे देखते हुए कहा, तुम और तुम्हारा पति कभी बाज नहीं आओगे। दोनों के दोनों काफी चालबाज नजर आते हो। वहां दिल्ली के बैंक में तुम्हारे पति ने मेरी आंखों में धूल झोंककर मुझे धोखा दिया और यहाँ पर तुम अंधेरे में छुपी हुई मेरा इंतजार कर रही थी, मगर तुम दोनों जानते नहीं कि तुम दोनों मेरे साथ दुश्मनी करके कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर भूमिका और उसके ऑफिसर यहाँ तक पहुँच गए तो वह लोग मिलकर शक्तिशाली गेंडे पर हथियारों और बंदूकों से वार करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर भी 16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला नष्ट होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते। अनिका के पास वक्त बहुत कम था। उसे किसी भी हालत में वह ब्लैक बॉक्स शक्तिशाली गेंडे के हाथों से हासिल करना था, जिसके अंदर भी 16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला छिपा हुआ था। वह फाइल छिपी थी जो स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के लिए छोड़ी थी। अनिका ने बिना वक्त गवाए शक्तिशाली गेंडे की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस टेरेस का डोर कैसे अनलॉक किया जाता है यह सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर तुम मुझे वह ब्लैक बॉक्स दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। अनिका की बात सुनकर शक्तिशाली गेंडे ने कहा, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया, मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी कोई भी शर्त इतनी आसानी से मान लूंगा? तुम जानती नहीं हो क्या मेरे पावर्स क्या है? तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा तो उसी रात हो गया था जब बैंक में हमारी मुलाकात हुई थी, फिर भी तुम यह सब कह रही हो। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। यह कहने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने अपनी कमर पर बंधा हुआ एक ब्लैक बॉक्स दिखाते हुए अनिका से कहा, अगर यह ब्लैक बॉक्स हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। चलो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, मगर इस बात का जरा ध्यान रखना कि अगली बार अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहो तो अपने हाथों का इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरी छाती पर लात मारकर तुमने अपने एक पांव को पहले ही खराब कर दिया है। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनने के बाद अचानक अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसके पांव में काफी नम्बनेस फील हो रही थी। अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे की छाती पर लात मारी थी, मगर शक्तिशाली गेंडे की छाती लगभग लोहे की बन चुकी थी। पावर ड्रग के इस्तेमाल के कारण शक्तिशाली गेंडे की छाती पर लात मारना ठीक वैसा ही था जैसे कि किसी लोहे की दीवार पर जोर से लात मारना। अनिका को यह महसूस हुआ कि उसकी एक टांग में ब्लड सर्कुलेशन काफी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी टांग काफी नम महसूस हो रही थी। अनिका खुद एक न्यूरो सर्जन थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि इंसान के शरीर में ऐसा तभी हो सकता था जब वह किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो, मगर एक इंसानी शरीर के साथ टकराने के बाद किसी के साथ ऐसा हो सकता था, ये अनिका ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी रीढ़ की हड्डी सरकने की वजह से उसकी कोई नव दब गई थी, जिसकी वजह से उसकी टांग में ठीक से खून नहीं पहुंच रहा था। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर शक्तिशाली गेंडे ने अपना एक हाथ अनिका के गर्दन पर रखने की कोशिश की,
मगर जैसे ही शक्तिशाली गेंडे ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, उसका हाथ एक झटके से नीचे की ओर चला गया। अब अनिका की बारी थी शक्तिशाली गेंडे को एक सरप्राइज देने की। अनिका ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, क्या हुआ, हाथों में ताकत नहीं बची? वह आदमी जिसे लोग खौफ से शक्तिशाली गेंडा बुलाते हैं, उनके हाथों में जान नहीं रही? कोई तो कारण होगा कि अचानक तुम्हारे शरीर से ताकत गायब हो रही है। शक्तिशाली गेंडा अनिका की यह बात सुनकर काफी हैरान हो गया। उसने जब अपने हाथों को गौर से देखा तब उसने नोटिस किया कि उसके बाजू में एक बड़ी सी सुई चुभा दी गई थी। शक्तिशाली गेंडे को तब एहसास हुआ जब अनिका ने उसे छाती पर लात मारी थी और वह लड़खड़ाकर 2 सीढ़ियां नीचे गिरा था। तब अनिका ने एक बड़े ही स्विफ्ट एक्शन से उसके गर्दन और बाजुओं के बीच एक बड़ी सी सुई चुभोई थी। उस बड़ी सी सुई को तुरंत अपने शरीर से अलग करते हुए शक्तिशाली गेंडे ने कहा, यह सुई चुभोने का क्या मतलब है? बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? और इस फौलादी शरीर को अगर तुम्हें हराना है तो तुम्हें मुझे तोप के सामने खड़ा रखना होगा। यह छोटी मोटी सुई और गोलियों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। यह कहने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने फिर से अनिका पर अटैक करने के लिए अपने दोनों हाथ उठाने की कोशिश की, मगर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथों में लगभग जान न के बराबर थी। वह चाहकर भी अनिका पर अटैक नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके हाथों का वजन उसका कंधा नहीं उठा पा रहा था। अचानक ही उसके शरीर के साथ ये क्या हो रहा था, यह बात खुद शक्तिशाली गेंडे को समझ नहीं आ रही थी। वह हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। अनिका ने मुस्कुराते हुए शक्तिशाली गेंडे के कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा, दरअसल मैंने जो सुई चुभोई थी उसके अंदर एक ऐसी दवाई थी जो तुम्हारी शक्तियों को कुछ देर तक तुमसे दूर कर देगी। मेरा मतलब है कि इस वक्त तुम्हारे शरीर में मैंने ऐसी दवाई इंजेक्ट कर दी है जिससे धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर कुछ देर के लिए बिल्कुल नम हो जाएगा। समझ लो, यह एक तरह का एनेस्थेसिया दिया गया है तुम्हें। पहली बार हमेशा ही शांत दिखने वाले शक्तिशाली गेंडे की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। शक्तिशाली गेंडे ने अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर वह अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। अनिका ने फिर से उसे वार्न करते हुए कहा, देखो तुम जितना एक्साइट होगे तुम्हारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन उतना ही तेज हो जाएगा। और यह दवाई की खासियत यह है कि जितना तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा उतनी ही तेजी से यह दवाई तुम्हारे शरीर में फैलती जाएगी और तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर कुछ ही देर में देखते ही देखते बिल्कुल सुन पड़ जाएगा। शक्तिशाली गेंडे को अब महसूस हो चुका था कि उसका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उसके राइट हैंड में अभी भी काफी जान बची थी। अपने राइट हैंड से बंदूक पकड़ते हुए शक्तिशाली गेंडे ने नीचे से आ रहे पुलिस ऑफिसरों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर ऐसी हालत में पुलिस ऑफिसर ऊपर आ गए तो उसका बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अनिका यह देखकर चौंक गई थी कि शक्तिशाली गेंडा काफी तैयारियां करके आया था। उसके पास कई सारे प्रोफेशनल गन्स थी जो एक के बाद एक वह लगातार राउंड फायर कर रहा था। हालांकि शक्तिशाली गेंडा लगातार ऑफिसर पर फायरिंग कर रहा था, मगर उसके चेहरे को देखकर अब समझ में आ रहा था कि उसे अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अनिका भी जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था। ऑफिसर के आने से पहले ही उसे वह ब्लैक बॉक्स हासिल करना था जिसके अंदर फाइल नंबर 004 मौजूद थी। जिस तरह शक्तिशाली गेंडा सारी तैयारियां करके एस्टो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुआ था, उसी तरह जब अनिका को पता चला कि शक्तिशाली गेंडा किसी भी वक्त लेबोरेटरी पर हमला करने वाला था, तो अनिका भी सारी तैयारियां करके आई थी। अनिका इतना तो अच्छे से जानती थी कि वह अपनी मार्शल आर्ट की स्किल के भरोसे पर शक्तिशाली गेंडे का मुकाबला नहीं कर सकती थी, मगर अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे का शरीर भी बिल्कुल आम लोगों के शरीर की तरह था। बस ड्रग के इस्तेमाल की वजह से उसके शरीर में गजब की ताकत पैदा हो गई थी। इसलिए अनिका उसी स्ट्रेंथ के बारे में और वीकनेसेस के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद पूरी तैयारियां करके आई थी। अनिका जब अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने खड़े शक्तिशाली गेंडे में अब अनिका को रेसिस्ट करने की ताकत नहीं बची थी, अनिका अपने हाथों की तेजी का इस्तेमाल करते हुए अचानक ही शक्तिशाली गेंडे की कमर पर लगे बेल्ट पर छोटी छोटी ब्लेड से वार करने लगी। देखते ही देखते शक्तिशाली गेंडे की कमर पर बंधा हुआ पट्टा खुल गया
और वह ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर फाइल नंबर 004 मौजूद थी, वह सीढ़ियों पर अनिका की आंखों के सामने गिर गया। इससे पहले कि शक्तिशाली गेंडा अपने हाथों में दोबारा उस ब्लैक बॉक्स को पकड़ सके, अनिका ने कूदकर वह ब्लैक बॉक्स अपने हाथों में ले लिया और उस ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में कर लिया। B16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला जिस ब्लैक बॉक्स में था, वो ब्लैक बॉक्स अनिका की नजरों के सामने पड़ा था। हालांकि शक्तिशाली गेंडा भी उस ब्लैक बॉक्स से कुछ ही कदम दूर खड़ा था, मगर अनिका जानती थी कि जो ड्रग अनिका ने सुई के जरिए शक्तिशाली गेंडे के शरीर के अंदर चुभाया था, वो ड्रग आने वाले कुछ मिनटों के लिए शक्तिशाली गेंडे को पैरालिटिक करने वाला था। शक्तिशाली गेंडे ने अपने एक हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी, मगर उसका वो हाथ पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। शक्तिशाली गेंडे के दूसरे हाथ में अभी भी थोड़ी बहुत ताकत बची थी। इससे पहले कि वो अपने दूसरे हाथ से जमीन पर गिरे ब्लैक बॉक्स को उठाता, अनिका ने तेजी से अपने कदम ब्लैक बॉक्स की ओर आगे बढ़ाते हुए ब्लैक बॉक्स को अपने हाथों में पकड़ लिया। जैसे ही अनिका ने ब्लैक बॉक्स अपने हाथों में लेकर ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ लगाने की कोशिश की, अचानक ही शक्तिशाली गेंडे ने अपने एक हाथ से अनिका को गले से पकड़ लिया। अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि अभी भी शक्तिशाली गेंडे के हाथों में काफी पावर बाकी थी। अनिका ने टेम्परेरी पैरालिसिस की दवाई का काफी हेवी डोज सुई के जरिए शक्तिशाली गेंडे के शरीर के अंदर पहुंचाया था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे शक्तिशाली गेंडे का शरीर इतने हेवी डोज को भी आसानी से झेल रहा था। अब अनिका जान चुकी थी कि अगर अनिका इसी वक्त शक्तिशाली गेंडे की गिरफ्त से बाहर निकलकर ब्लैक बॉक्स के साथ शक्तिशाली गेंडे की पहुंच से दूर नहीं पहुंची, तो फिर शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। शक्तिशाली गेंडा हाफ पैरालिटिक्स हालत में भी अनिका से काफी ज्यादा ताकतवर था। शक्तिशाली गेंडे का शरीर आधा नम पड़ चुका था, फिर भी उसके शरीर की तेजी और फुर्ती अनिका के शरीर की तेजी और फुर्ती से कई ज्यादा थी। शक्तिशाली गेंडे ने जिस हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी, वो हाथ टेम्परेरी पैरालिटिक हो चुका था। ये बात भूमिका और उसके ऑफिसर नहीं जानते थे, इसलिए भूमिका और उसके ऑफिसर लगातार ऊपर की ओर फायरिंग कर रहे थे। अनिका अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे की गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर शक्तिशाली गेंडे ने एक हाथ से अनिका की गर्दन को इतनी जोर से दबाकर रखा था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ देर और अगर शक्तिशाली गेंडे ने अनिका को इसी तरह गर्दन से पकड़ कर रखा तो अनिका का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अनिका की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। अनिका का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अनिका के शरीर के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी, मगर ऐसी हालत में भी अनिका ने ब्लैक बॉक्स को कसकर पकड़ रखा था। वो किसी भी हालत में ब्लैक बॉक्स को जाने नहीं देना चाहती थी। वहाँ शक्तिशाली गेंडा जिसने एक हाथ से अनिका को कसके पकड़ रखा था, उसने अपना दूसरा हाथ जिसमें उसने बंदूक पकड़ रखी थी, उसे भी धीरे धीरे उठाकर वापस फायरिंग करना शुरू कर दिया। अनिका ये सब कुछ देखकर हैरान हो गई थी। इतना पावरफुल ड्रग भी शक्तिशाली गेंडे के शरीर में काम नहीं कर रहा था। अनिका ने शक्तिशाली गेंडे को जो टेम्परेरी पैरालिसिस का ड्रग दिया था, उस ड्रग से जंगली हाथियों को भी काबू में किया जा सकता था, मगर शक्तिशाली गेंडे के शरीर ने उस ड्रग को भी लगभग बेअसर कर दिया था। अब अनिका जान चुकी थी कि कुछ ही देर में उस ड्रग का असर पूरी तरह से शक्तिशाली गेंडे के शरीर से निकल जाने वाला था और तब उसके साथ मुकाबला करना अनिका के लिए नामुमकिन हो जाता। अनिका को जल्द से जल्द कुछ तरकीब सोचनी थी। शक्तिशाली गेंडे की गिरफ्त से निकलने के लिए अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस शक्तिशाली गेंडे के राइट पांव पर जोर से लात मारी। अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे के शरीर के राइट साइड में अभी भी दिए गए ड्रग का कुछ असर बाकी था, और ठीक ऐसा ही हुआ। अनिका की लात पड़ते ही शक्तिशाली गेंडा अपना बैलेंस खोकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ एक मंजिल नीचे जा गिरा, मगर बैलेंस खोने की वजह से शक्तिशाली गेंडे ने अनिका को भी एक झटके से छोड़ा। झटका लगने की वजह से अनिका ने भी अपना बैलेंस खो दिया और वो भी लुढ़कते हुए एक मंजिल नीचे जा गिरी। ठीक शक्तिशाली गेंडे से कुछ मीटर दूर अनिका ने ब्लैक बॉक्स को अपने हाथों में टाइटली पकड़ रखा था। इससे पहले कि अनिका वहां से उठकर फिर से ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ने की कोशिश करती, अचानक ही अनिका के एक पांव को शक्तिशाली गेंडे ने मजबूती से पकड़ लिया। अनिका ये देखकर हैरान हो रही थी कि वो शक्तिशाली गेंडे के शरीर की फुर्ती और तेजी वापस लौट रही थी।
अनिका ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना हेवी डोज इतने कम समय में बेअसर हो जाएगा। अनिका अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिशें कर रही थी, मगर वो नाकाम साबित हो रही थी। तभी अनिका को ऊपर की मंजिल से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका की पांव को मजबूती से पकड़ रखा था, इसलिए अनिका अपना सर उठाकर देख नहीं पा रही थी कि आखिर सीढ़ियां उतरकर कौन आ रहा था। फिर अचानक ही सीढ़ियां उतर रहे कदमों ने एक जोर की छलांग लगाई और दूसरी ही पल अनिका को एहसास हुआ कि शक्तिशाली गेंडे ने अनिका के पैरों को छोड़ दिया था। अनिका ब्लैक बॉक्स पकड़कर फिर से ऊपर की मंजिल की ओर दौड़कर एक अंधेरे कोने में छिप गई। अनिका ने जब ब्लैक बॉक्स को हिफाजत से अपनी एक छोटी सी बैग के अंदर रख लिया, तब उसने राहत की सांस ली। अनिका को अब एहसास हो चुका था कि फाइनली रोहित ने अपने पर्दे से बाहर निकलने की जहमत उठाई थी। अपनी मौत की खबर फैलाने के बाद रोहित ने अनिका को कांटेक्ट भी नहीं किया था, मगर अनिका को अब इस बात की राहत थी कि ऐसे सिचुएशन में रोहित अनिका की मदद के लिए आगे आया था। जब अनिका ने रेलिंग से झांककर नीचे की मंजिल पर चल रही लड़ाई को देखा, तब भी वो ये देखकर चौंक गई थी कि शक्तिशाली गेंडे के साथ जो आदमी लड़ाई कर रहा था वो रोहित नहीं बल्कि आशीष था, आशीष डोगरा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आशीष लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहा था, मगर ऐसे वक्त में भी अनिका को बचाने के लिए खतरनाक और वैसी शक्तिशाली गेंडे के साथ मुकाबला करने की हिम्मत दिखाकर आशीष ने ये साबित कर दिया था कि वो अनिका के लिए कुछ भी कर सकता था। हालांकि शक्तिशाली गेंडे के लिए आशीष एक चिट्टी के समान था, जिसे वो जब चाहे अपनी उंगलियों तले मसल सकता था। आशीष को वहां देखकर खुद शक्तिशाली गेंडा भी हैरान होकर कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर अपनी भारी आवाज में शक्तिशाली गेंडे ने आशीष से कहा, तुम मुझसे यहाँ लड़ने चले आए हो? अरे तुम तो बचपन से मुझे जानती हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। मैं तुम्हें जब चाहूँ एक चिट्टी की तरह मसल सकता हूँ, मगर मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम उस लड़की की मदद करने आए हो जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आशीष ने इस बात का पलटकर जवाब देते हुए कहा, क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने तुम्हारा? शक्तिशाली गेंडे ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर उसकी माँ ने हमसे हमारी जिंदगी छीनने की कोशिश की थी। तुम्हें याद है ना कि अगर V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला हमें नहीं मिला तो हम पांचों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और आज तक हम इस V16 पावर ड्रग बनाने के फार्मूले से दूर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इसकी मां ने उस फार्मूले को हमसे दूर रखा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम पांच भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि हम पांचों की जिंदगी V16 पावर ड्रग के फार्मूले से जुड़ी हुई है। ये फार्मूला जिसके हाथ लगेगा जिंदगी उसके कदम चूमेगी, और मैं इस लड़की को इतनी आसानी से ये V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। जैसे ही शक्तिशाली गेंडा अनिका की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा, आशीष ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर शक्तिशाली गेंडे को रोकते हुए कहा, इस लड़की को यहाँ से जाने दो। इस लड़की ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आशीष को अपने एक हाथ से दीवार की ओर धकेलते हुए शक्तिशाली गेंडे ने कहा, तुम तो पूरी जिंदगी क्रिस्टोफर के चमचे बने रहे हो। अचानक ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम अचानक ही इस लड़की के गुलाम कैसे बन गए? हालांकि शक्तिशाली गेंडे ने काफी धीमे हाथों से आशीष को पीछे धकेला था, मगर शक्तिशाली गेंडे का भारी हाथ छाती पर पड़ते ही आशीष के मुंह से खून निकलने लगा। अनिका ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में आशीष के लिए ज्यादा देर तक शक्तिशाली गेंडे का मुकाबला करना सही नहीं होगा। आशीष को लंग कैंसर था और छाती पर इतना भारी हाथ पड़ते ही आशीष के मुंह से खून निकलने लगा था। मगर जैसे ही शक्तिशाली गेंडा अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, आशीष ने अपना शरीर उसके रास्ते में डालकर शक्तिशाली गेंडे को उसके पैरों से पकड़ लिया। मगर शक्तिशाली गेंडे की ताकत के आगे कमजोर पड़ रहे आशीष के शरीर की ताकत बहुत कम पड़ रही थी। बड़ी ही आसानी से शक्तिशाली गेंडा आशीष को घसीटते हुए आगे की ओर ले जाने लगा और अपनी भारी आवाज में कहने लगा, देखो हम लोग दुश्मन जरूर हैं, मगर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह बहुत गलत हुआ है। हमने हमारा बचपन साथ गुजारा था। हमने देखा है कि किस तरह एक इंजेक्शन ने हमारी पूरी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी थी, और अब जबकि इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का तरीका मेरी आंखों के सामने है, तो तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये मत भूलो कि हम अपने शौक से नहीं बने हैं जो आज हम लोग हैं।
हमें एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था, जिसकी वजह से आज हम ऐसे हो चुके हैं। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनकर अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि यह लोग भले ही काफी खतरनाक थे और पूरी दुनिया के लिए एक श्राप साबित हो सकते थे, मगर कहीं न कहीं यह लोग भी पहले बिल्कुल आम इंसानों की तरह थे। शक्तिशाली गेंडा चाहे इस वक्त कितना भी खतरनाक हो, मगर वह जन्म से शायद ऐसा नहीं था। उसके अंदर भी ठीक उसी तरह का दिल धड़क रहा था जिस तरह का दिल आम लोगों के सीने में धड़कता है। मगर उनका अतीत चाहे कुछ भी हो, शक्तिशाली गेंडा और उसके साथियों का वर्तमान पूरी दुनिया के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए ऐसी ताकतों को रोकना बहुत जरूरी था। और इस वक्त अनिका और शक्तिशाली गेंडे के बीच अगर कोई दीवार थी तो वह थी कमजोर पड़ रहे आशीष का शरीर। शक्तिशाली गेंडे के पांव से लिपटे आशीष ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, हाँ, मगर इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। ये लड़की यहाँ किसी और मकसद से आई है। आशीष की यह बात सुनते ही शक्तिशाली गेंडा अपने जगह पर रुक गया और बड़ी बड़ी आंखों से जमीन पर लेटे आशीष की ओर देखकर कहने लगा, कोई फर्क नहीं है हम में और इस लड़की में। V16 पावर ड्रग का फार्मूला चुराकर ये लड़की भी अमर बनना चाहती है। मैं जानता हूँ कि इसकी माँ ने इसे बड़ी ही सेफ्टी पावर ड्रग का ऐसा इंजेक्शन दिया था जिससे पावर ड्रग के साइड इफेक्ट इसे ना हो, मगर अब ये आखिरी डोज लेकर ये लड़की अपने आप को इस दुनिया की मालकिन बनाना चाहती है। मगर इस दुनिया पे अगर किसी का राज होगा तो वो सिर्फ मेरा होगा। आशीष ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, इसका ऐसा कोई मकसद नहीं है। ये तो अपने बेटे अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए ये फार्मूला चाहती है। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हजारों लाखों बच्चों की जान ली है इस पावर ड्रग ने। अगर किस्मत ने घूम फिरकर उसी स्वाति मल्होत्रा के नवासी को उसी जगह पर खड़ा कर दिया जहां पर आज से 25 साल पहले वो लाखों बच्चे थे जिन्हें इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था। यह कहते हुए शक्तिशाली गेंडे ने एक जोर की लात आशीष के सीने पर मारी। आशीष दूर दीवार से टकरा कर गिर गया। आशीष को देखकर अनिका समझ चुकी थी कि आशीष के शरीर से जान निकल चुकी थी। शक्तिशाली गेंडा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखता रहा। अनिका जानती थी कि अब शक्तिशाली गेंडा किसी भी पल अनिका पर अटैक करके बड़ी ही आसानी से वो ब्लैक बॉक्स अपने साथ चुरा कर ले जा सकता था। हालांकि अनिका ने टेरेस के दरवाजे को डिजिटली लॉक किया था, मगर अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे की शक्ति के सामने उस दरवाजे का टिकना मुमकिन नहीं था। उस दरवाजे पर डिजिटल लॉक जरूर लगा था, मगर वो दरवाजा स्पेशल लाइब्रेरी या किसी भी खास लॉकर रूम के दरवाजे जितना मजबूत नहीं था। शक्तिशाली गेंडा किसी जंगली जानवर की तरह अपनी नजरें अपने टारगेट पर गड़ाए हुए था। उसकी नजरें अनिका के पास रखे ब्लैक बॉक्स पर थी। अनिका के पास भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। अनिका के पीछे दीवार थी और अनिका के ठीक सामने जो स्टेयर केस थी, उस स्टेयर केस के नीचे शक्तिशाली गेंडा खड़ा था। शक्तिशाली गेंडे के पीछे वाले स्टेयर केस उसे सीधे टेरेस के दरवाजे तक ले जा सकते थे। शक्तिशाली गेंडे के शरीर में हो रही मूवमेंट को देखकर अनिका समझ चुकी थी कि उसका दिया हुआ पैरालिटिक ड्रग पूरी तरह से बेअसर हो चुका था। अनिका ने एक नजर शक्तिशाली गेंडे के पीछे दीवार के पास पड़े आशीष पर भी डाली। आशीष धीमी धीमी सांसें ले रहा था, मगर अनिका जानती थी कि अगर उसे जल्द ही मेडिकल अटेंशन नहीं मिली तो वो सांसें आशीष की जिंदगी की आखिरी सांसें होगी। मगर इस वक्त अनिका की प्रायोरिटी थी वो ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर V16 पावर ड्रग का फार्मूला छिपा था। वो किसी भी तरह से उस ब्लैक बॉक्स को शक्तिशाली गेंडे के हाथों से लगने से रोकना चाहती थी। जैसे ही शक्तिशाली गेंडे ने अनिका की ओर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी वहां भूमिका और उसके साथी ऑफिसर पहुंच गए। भूमिका और उसके साथी ऑफिसर 11वीं मंजिल पर खड़े हुए लगातार शक्तिशाली गेंडे की ओर फायरिंग करने लगे। शक्तिशाली गेंडे ने अपने आप को बचाते हुए एक दीवार के पीछे छिपकर दीवार का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर अब भूमिका और उसके साथी ऑफिसर शक्तिशाली गेंडे की पोजीशन देख चुके थे। वो एक के बाद एक धड़ाधड़ शक्तिशाली गेंडे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। हालांकि गोलियां दीवार के पीछे छिपे शक्तिशाली गेंडे के शरीर तक नहीं पहुंच पा रही थी, मगर उन गोलियों की वजह से शक्तिशाली गेंडा अनिका की ओर नहीं जा पा रहा था। शक्तिशाली गेंडे ने भी अपनी बंदूक से फायरिंग करके बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कई सारे ऑफिसर की कई सारी गन एक साथ शक्तिशाली गेंडे की ओर फायरिंग कर रही थी।
जिसकी वजह से उसका उस दीवार के पीछे से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। शक्तिशाली गेंडा समझ चुका था कि कभी भी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो सकती थी और भूमिका और उसके साथी ऑफिसर धीरे धीरे ऊपरी मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ा रहे थे। एक बार अगर शक्तिशाली गेंडे का क्लियर शॉट किसी भी ऑफिसर को मिल गया तो उसका गोलियों से बचना नामुमकिन था। शक्तिशाली गेंडा जानता था कि चाहे उसके शरीर में कितनी भी ताकत हो, मगर उसका शरीर इतनी सारी गोलियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर उसकी मौत हो जाती। मगर शक्तिशाली गेंडा इतनी आसानी से अपने हाथ लगे V16 पावर ड्रैग की फॉर्मूले को जाने नहीं दे सकता था। अनिका ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी कमर में वो ब्लैक बॉक्स लगा था जिसे शक्तिशाली गेंडे ने स्पेशल लाइब्रेरी से चुराया था, जिसके अंदर छिपे V16 पावर ड्रैग की फॉर्मूले को पाकर शक्तिशाली गेंडा अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे लंबी आयु वाला आदमी बन सकता था। हमेशा ही शांत रहकर क्रूर से क्रूर काम करने वाला शक्तिशाली गेंडा अचानक ही गुर्राने लगा। उसने एक लंबी दहाड़ लगाते हुए अनिका की ओर छलांग लगाने की कोशिश की, मगर भूमिका और उसके साथी ऑफिसरों ने शक्तिशाली गेंडे के रास्ते में गोलियों की बौछार कर दी। न चाहते हुए शक्तिशाली गेंडे को अपने कदम पीछे लेने पड़े। वो फिर से दीवार के पीछे जाकर छिप गया। धीरे धीरे भूमिका और उसके ऑफिसर ऊपर की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। शक्तिशाली गेंडा अब जान चुका था कि उसे V16 पावर ड्रैग के फॉर्मूले को इस वक्त छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागना होगा। शक्तिशाली गेंडे के ठीक पीछे टेरेस का वो दरवाजा था जिसे डिजिटल लॉक किया गया था। इससे पहले कि भूमिका और बाकी स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ऊपर की मंजिल तक पहुंचे, शक्तिशाली गेंडे ने उस दरवाजे पर जाकर अपने दोनों हाथों की ताकत लगाकर उस दरवाजे को अपनी ओर खींचना शुरू किया। गोलियों की आवाजें बढ़ती जा रही थी। शक्तिशाली गेंडा जान चुका था कि कुछ ही सेकेंड में भूमिका और उसके साथी ऑफिसर शक्तिशाली गेंडे को अपनी बंदूक का निशाना बना लेंगे। अपने शरीर की पूरी ताकत झोंककर शक्तिशाली गेंडे ने टेरेस का दरवाजा उखाड़ लिया। अनिका, जो कि सामने से शक्तिशाली गेंडे की हर हरकत पर अपनी नजर बनाए हुए थी, वो यह देखकर चौंक गई कि इतना भारी मेंटल का दरवाजा शक्तिशाली गेंडे ने अपने हाथों से उखाड़ दिया था। भले ही वो दरवाजा इतना भारी नहीं था, मगर फिर भी उस दरवाजे का वजन कम से कम 200 से 250 किलो का था, जिसे कुछ ही सेकंड में शक्तिशाली गेंडे ने अपने हाथों से उखाड़ दिया था। अनिका ने आज तक शक्तिशाली गेंडे के बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ सही था। शक्तिशाली गेंडे के अंदर जंगली हाथी जितनी ताकत थी, यह बात अनिका ने कई दिनों से सुन रखी थी। मगर आज अनिका ने अपनी आंखों से देख लिया था कि न सिर्फ शक्तिशाली गेंडे के अंदर कम से कम 10 जंगली हाथियों की ताकत थी, बल्कि उसके शरीर की मूवमेंट्स भी काफी तेज थी, जिससे यह साबित होता था कि शक्तिशाली गेंडे के अंदर जो फुर्ती थी वह किसी चीते से कम नहीं थे। लगातार गोलियां चला रहे ऑफिसर जब शक्तिशाली गेंडे के ठीक सामने पहुंचे तो शक्तिशाली गेंडे ने एक जोर की दहाड़ लगाते हुए वो भारी मेंटल का दरवाजा उन ऑफिसर के रास्ते की ओर फेंका। वो दरवाजा इतना हैवी था कि जैसे ही जमीन पर गिरा, उस दरवाजे की आवाज एक बम एक्सप्लोजन की तरह पूरे बिल्डिंग में गूंजने लगी। कुछ ऑफिसर के पांव पर जब वह दरवाजा लगा तो लोग चीखते हुए सीधे जमीन पर गिरे। जब तक बाकी ऑफिसर अपने साथी ऑफिसरों को सहारा देकर उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करते, उन्होंने देखा कि शक्तिशाली गेंडा वहां से गायब हो चुका था। ये देखते ही भूमिका, ऑफिसर अरुण और बाकी साथी ऑफिसर दौड़कर टेरेस की ओर गए। वो जानते थे कि शक्तिशाली गेंडे के हाथ में भी हथियार थे, इसलिए लगातार गोलियां चलाते हुए वे लोग टेरेस पर जा पहुंचे। टेरेस पर पहुंचते ही भूमिका ने देखा शक्तिशाली गेंडा टेरेस की दीवार पर चढ़ चुका था। वो पीछे मुड़कर भूमिका और उसके साथी ऑफिसर को देख रहा था। भूमिका ने अपने साथी ऑफिसर को फायरिंग रोकने का इशारा किया। भूमिका देखना चाहते थे कि शक्तिशाली गेंडे का अगला कदम क्या होगा। उसके आगे और पीछे दोनों जगह मौत खड़ी थी। 12 मंजिला इमारत से अगर शक्तिशाली गेंडे ने छलांग लगाई तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता। भूमिका और उसके साथी ऑफिसर अपनी अपनी बंदूक शक्तिशाली गेंडे की ओर ताने वहीं खड़े रहे। अनिका भी ऑफिसरों की भीड़ में पीछे खड़ी होकर सब कुछ बड़ी ही गौर से देख रही थी। अनिका अब तक जान चुकी थी कि उन लोगों ने शक्तिशाली गेंडे की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया था। वो जितना सोच रही थी उससे भी कई ज्यादा ताकतवर था शक्तिशाली गेंडा। मगर इससे पहले कि अनिका यह बात भूमिका को बता पाती, शक्तिशाली गेंडे ने टेरेस से छलांग लगा दी।
जैसे ही शक्तिशाली गेंडे ने छलांग लगाई, सारे ऑफिसर दौड़कर टेरेस की दीवार तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि शक्तिशाली गेंडे ने 12 मंजिला इमारत से सामने वाली 8 मंजिला इमारत की टेरेस पर छलांग लगाई थी। सारे ऑफिसर एक के बाद एक फिर से सामने नजर आ रहे थे। शक्तिशाली गेंडे की ओर फायरिंग करने लगे। यहाँ तक कि नीचे खड़े ऑफिसर भी शक्तिशाली गेंडे को हवा में इस तरह छलांग लगाता देखकर अपनी अपनी बंदूकों से आसमान की ओर फायरिंग करने लगे। मगर किसी की भी गोली का निशाना बनने से पहले शक्तिशाली गेंडा एक टेरेस से दूसरे टेरेस की ओर कूदते हुए यूनिवर्सिटी के वाटर टैंक के टेरेस पर जा पहुंचा। अनिका को दिख रहा था कि शक्तिशाली गेंडा वाटर टैंक के टेरेस पर पहुंचने के बाद भी अनिका की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो इशारों ही इशारों में अनिका से ये कह रहा था कि उनकी मुलाकात अभी अधूरी थी। अगली मुलाकात बहुत जल्द होने वाली थी। सारे ऑफिसर लगातार फायरिंग कर रहे थे, मगर वाटर टैंक उन सबकी बंदूकों की रेंज से बाहर थी, इसलिए उनकी गोलियां शक्तिशाली गेंडे तक नहीं पहुंच पा रही थी। शक्तिशाली गेंडे ने तेजी से वाटर टैंक से उतरते हुए यूनिवर्सिटी कंपाउंड वॉल पर लगी फेंसिंग को एक ही झटके से उखाड़ दिया और दीवार कूदकर यूनिवर्सिटी के पीछे वाले गहरे घने जंगल के अंदर गायब हो गया। हालांकि भूमिका ने कुछ ऑफिसरों को शक्तिशाली गेंडे के पीछे लगाया था, मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे का पकड़ना नामुमकिन था। हालांकि अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा उनकी गिरफ्त से निकल चुका था, मगर अनिका को एक बात की राहत मिली थी कि वो ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर V16 पावर ड्रग का फार्मूला छुपा था, वो ब्लैक बॉक्स अभी भी सुरक्षित उसके पास था। शक्तिशाली गेंडे के भाग जाने के बाद सारे के सारे ऑफिसर और खुद भूमिका भी अपने आप से काफी नाराज थे। वह लोग जानते थे कि शक्तिशाली गेंडा उनकी नजरों के सामने से भाग निकलने में कामयाब हुआ था। शक्तिशाली गेंडे को पकड़ने का शायद इससे अच्छा मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा, मगर अपनी नाकामयाबी पर सारी की सारी फोर्स बिना एक दूसरे की आंखों में देखे बस जख्मी लोगों की मदद करने में जुट गई। शक्तिशाली गेंडे ने यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल किसी शमशान घाट जैसा बना दिया था। लेबोरेटरी फर्श पर स्टूडेंट को जो गोलियां लगी थी उसकी वजह से काफी खून नजर आ रहा था। एक के बाद एक स्टूडेंट के पेरेंट्स को इतला कर दिया गया। भूमिका ने सारे जख्मी लोगों को पास ही के एक हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। आशीष भी बुरी तरह से जख्मी था, उसे हॉस्पिटल की ICU यूनिट में रखा गया था। जिन स्टूडेंट की मौत हुई थी उनके रिश्तेदार उन बच्चों की लाशें देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। अनिका और भूमिका दोनों ही ये सारे नज़ारे देखकर काफी दुखी थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि एस्ट्रा यूनिवर्सिटी के ये बच्चे काफी ब्राइट स्टूडेंट थे और जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, मगर बिना किसी कारण के शक्तिशाली गेंडे ने उनकी जान ले ली थी। बाकी स्टूडेंट जिनको गंभीर इंजरी हुई थी, उनके माँ बाप भी आकर उनको गले से लगाकर रोने लगे। भूमिका और बाकी पुलिस ऑफिसर यह सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी तबाही एक अकेले शक्तिशाली गेंडे ने की थी। ऑफिसरों की एक पूरी फौज होने के बावजूद शक्तिशाली गेंडा बचकर भाग निकलने में कामयाब हुआ था। कहीं न कहीं यह बात पूरी की पूरी फोर्स के लिए शर्मनाक थी। अनिका जानते थे कि आशीष लंग कैंसर के आखिरी स्टेज से गुजर रहा था और इतनी इंजरी होने के बाद आशीष का बचना बहुत मुश्किल था। जब अनिका आशीष के मिलने के लिए ICU की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तब अचानक एक कमरे में अनिका की नजरें बिस्तर पर लेटे हुए प्रोफेसर एलिस पर पड़ी। प्रोफेसर एलिस के स्टूडेंट उनके आसपास खड़े थे और प्रोफेसर एलिस उनसे कह रहे थे, अरे दूर हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक सीनियर स्टूडेंट ने प्रोफेसर एलिस को शांत करते हुए कहा, सर आपकी जान बाल बाल बची है, आप नहीं जानते अगर कुछ सेकेंड भी देर हो गई होती तो लाइब्रेरी में जो आग लगी थी उस आग के अंदर आप झुलस सकते थे। अपने स्टूडेंट की बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर एलिस ने कहा, अरे झुलस तो वो रही है जो इतनी दूर रहकर भी मुझ पर नजरें बनाए हुए हैं, मगर तुम लोग देख लेना, मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं उस डॉक्टर अमृता को छोड़ूंगा नहीं। हालांकि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद डॉक्टर एलिस के प्रति अनिका का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, मगर अनिका आज ये जानना चाहती थी कि आखिर प्रोफेसर एलिस के मन में डॉक्टर अमृता के लिए इतनी नफरत क्यों थी। क्यों उन्होंने डॉक्टर अमृता को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना रखा था। अनिका अब तक एक बात अच्छी तरह से जान चुकी थी
कि जो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता था, वो प्रोफेसर दिल का बुरा नहीं हो सकता था। मगर ऐसा इंसान आखिर डॉक्टर अमृता से इतनी नफरत क्यों करता था? अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता ने आज से पहले प्रोफेसर एलिस को कभी देखा तक नहीं था। अनिका खुद नहीं जानती थी कि वो प्रोफेसर एलिस की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे बन गई थी। प्रोफेसर एलिस के आसपास खड़े स्टूडेंट ने प्रोफेसर एलिस से कहा, सर, क्या आपको पता है कि लाइब्रेरी पूरी तरह से जल चुकी थी? अगर कुछ और देर तक आप वहां से बाहर नहीं निकले होते तो फिर पता नहीं आपके साथ क्या हुआ होता। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर एलिस स्टूडेंट की बात सुनकर काफी चिढ़ रहे थे। इरिटेट होकर प्रोफेसर एलिस ने स्टूडेंट की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं हुआ होता मुझे। मैंने कहा ना तुम लोगों से, मैंने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया था और पानी का नल तेजी से ऑन करके पानी के नल के ठीक नीचे बैठ गया था, ताकि अगर किसी भी तरह आग फैलकर वॉशरूम के अंदर आ पहुंची तो मेरा शरीर पूरी तरह से गीला हो। इससे ये होता कि मेरे शरीर का तापमान गिर चुका होता और अगर किसी वजह से आग मुझे पकड़ने की कोशिश भी करे तो गीले होने की वजह से मेरे कपड़ों में आग फैलने में काफी वक्त लगता। ऐसी सिचुएशन में अगर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया जाए तो तुम अपने आप को किसी भी खतरे से सेफली बाहर निकाल सकते हो। हालांकि प्रोफेसर एलिस के स्टूडेंट भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोफेसर एलिस ने काफी बेवकूफी भरा काम किया था। वॉशरूम की जगह काफी छोटी थी और लाइब्रेरी में जो आग फैली थी उसके कारण जो धुआं निकल रहा था वो सारा का सारा धुआं एक छोटे से वॉशरूम के अंदर भर गया था। जब स्टूडेंट प्रोफेसर एलिस को बचाने के लिए वहां पहुंचे थे तब वो बेहोश वॉशरूम के फर्श पर गिरे हुए थे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उनके फेफड़ों में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनके सर पर ऑक्सीजन काफी मात्रा में कम पहुंच रहा था, जिसकी वजह से अगर स्टूडेंट ने वहां पहुंचने में कुछ और पल की देरी की होती तो फिर प्रोफेसर एलिस का बचना नामुमकिन हो जाता। मगर स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोफेसर एलिस अपनी हार नहीं मानते, इसलिए उनके किए की तारीफ करते हुए एक स्टूडेंट ने कहा, प्रोफेसर, वाकई में आपकी सूझबूझ पर हमें नाज है और हमें गर्व है कि हम स्टूडेंट हैं। सारे स्टूडेंट इस वक्त गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी प्रोफेसर ने अपनी जान जोखिम में डालकर सारे स्टूडेंट की जान बचाई थी। प्रोफेसर एलिस कुछ ही घंटों में पूरे कॉलेज के हीरो बन चुके थे। दरवाजे के पास खड़ी अनिका जैसे ही प्रोफेसर एलिस के कमरे में दाखिल होने की कोशिश करने लगी, तभी पास ही के आईसीयू वार्ड से एक नर्स बाहर आई और चिल्लाने लगी, देखिए इस पेशेंट को क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें सीनियर डॉक्टर की जरूरत है। उस नर्स के पीछे पीछे एक काफी घबराया हुआ डॉक्टर कमरे से बाहर निकलकर कहने लगा, अरे नर्स, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा बोलकर तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पेशेंट की जान बचाने के काबिल नहीं हूँ? तो मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पेशेंट की पसलियों में काफी ज्यादा चोट लगी है और यह एक लास्ट स्टेज कैंसर का मरीज है। इस ऑपरेशन में काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैं तो क्या, इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद कोई भी डॉक्टर इस पेशेंट की सर्जरी सक्सेसफुली नहीं कर सकता। अरे, ऐसी सर्जरी को अगर सक्सेसफुल अंजाम देना है तो इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन को यहाँ इसका ऑपरेशन करना होगा। वो नर्स गिड़गिड़ाते हुए उस जूनियर डॉक्टर से कहने लगी, मगर सर, हम इसे ऐसे ही तो अपनी किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकते ना। अगर इसे बचाया जा सकता है तो हम कोशिश क्यों नहीं करते? अगर ऑपरेशन थिएटर पर इसकी जान चली गई तब भी हमें ऐसा लगेगा कि हमने कम से कम कोशिश तो की, मगर बिना कोशिश किए इस पेशेंट को ऐसे ही मरने देना क्या इंसानियत होगी? उस डॉक्टर ने इस बात का पलटकर जवाब देते हुए कहा, अरे तुम भूल रही हो, अगर हमने इसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करने की कोशिश की तो इसके मरने के चांसेस 100% है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस हॉस्पिटल में इस वक्त कोई भी ऐसा सर्जन मौजूद है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर सकता है। मगर फिर भी अगर हम रिस्क लेकर इसकी सर्जरी करते हैं तो इसकी मौत पक्की है। कम से कम ऐसी हालत में वो कुछ और घंटे जिंदा तो रहेगा। नर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नर्स और डॉक्टर के कुछ ही दूरी पर खड़ी अनिका समझ गई थी कि वो लोग जिस पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे वो आशीष डोगरा था। इससे पहले कि अनिका अपने कदम उस नर्स की ओर आगे बढ़ाती, अचानक ही वहां जेनिफर आ पहुंची। जेनिफर ने अनिका को प्रोफेसर एलिस के कमरे के बाहर देखा तो कहने लगी, अरे अनिका, क्या तुम भी यहाँ प्रोफेसर एलिस से मिलने आई हो?
सचमुच प्रोफेसर एलिस ने तो कमाल कर दिया। देखते ही देखते पूरे कॉलेज के हीरो बन गए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खड़ूस दिखने वाला प्रोफेसर दिल का इतना अच्छा हो सकता है। जब जेनिफर ने ये सारी बातें अनिका से कर रही थी, तब अनिका बड़ी ही ध्यान से नर्स की ओर देख रही थी। जेनिफर की बातों में अनिका का बिल्कुल ध्यान नहीं था, मगर अनिका ने जब जेनिफर की ओर देखा तो उसे जेनिफर के हाथों में एक प्लास्टर नजर आया। जब जेनिफर ने ये नोटिस किया कि अनिका जेनिफर के हाथ में लगे प्लास्टर को देख रही थी, तब जेनिफर ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, अरे प्रोफेसर की जान बचाते हुए ये छोटी मोटी चोट लगी है। प्रोफेसर ने अपने आप को वॉशरूम के अंदर लॉक कर लिया था और लाइब्रेरी में बहुत तेज आग लगी थी। किसी तरह आग के फैलने से पहले ही हमें प्रोफेसर को उस वॉशरूम से बाहर निकालना था। प्रोफेसर ने हमारी जान बचाने के लिए इतना कुछ किया था। ये छोटी मोटी इंजरी तो प्रोफेसर की जान बचाने के बदले में कुछ भी नहीं है। वैसे अच्छा किया तुम वहाँ से भाग निकली। तुम्हारे जाने के बाद उस सीरियल किलर ने काफी उत्पात मचा दिया था यूनिवर्सिटी में। क्या तुम जानती हो, एक पूरी की पूरी स्पेशल डिपार्टमेंट की फौज भी उसे पकड़ नहीं पाई। मगर अफसोस तो ये है कि बेचारे प्रोफेसर आशीष उसकी गिरफ्त में आ गए। वो सीरियल किलर प्रोफेसर एलिस की जान नहीं ले पाया तो उसने प्रोफेसर आशीष पर हमला कर दिया। बेचारे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है प्रोफेसर आशीष पर। अभी अभी तो ज्वाइन हुए थे। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि सीरियल किलर ने इतनी बेरहमी से उसे मारा। और अब इस नर्स की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस अस्पताल में ऐसा कोई सर्जन मौजूद नहीं है जो प्रोफेसर आशीष की जान बचा सके। काश तुम्हारी मेंटोर डॉक्टर अमृता यहाँ होती। मुझे यकीन है कि डॉक्टर अमृता इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्जन में से एक हैं। अगर वो यहाँ होती तो जरूर आशीष सर को बचा लेती। मगर मैं जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो भी दिल्ली से इतनी जल्दी डॉक्टर अमृता को यहाँ लंदन नहीं बुला सकती। और मुझे नहीं लगता कि अब हमारे प्रोफेसर आशीष के पास इतना वक्त है कि वो डॉक्टर अमृता के यहाँ आने का इंतजार कर सके। अनिका अब एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अब वो ब्लैक बॉक्स और V16 पाउडर बनाने का फॉर्मूला उसके पास महफूज था, इसलिए अब उसकी आइडेंटिटी छुपाना जरूरी नहीं था। लगभग अनिका के हर दुश्मन को पता था कि अनिका कहाँ थी और इसलिए अब आइडेंटिटी छुपाने का कोई मतलब नहीं था। अनिका अपने बाल बांधते हुए इस डॉक्टर और नर्स की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी अनिका के पीछे पीछे चल रही जेनिफर ने अनिका से कहा, कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम प्रोफेसर आशीष से मिलना चाहती हो? चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अनिका ने जेनिफर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जैसे ही अनिका आईसीयू वार्ड के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, उस जूनियर डॉक्टर ने अनिका को रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, यहाँ तुम नहीं जा सकती। अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, इस वक्त तुम्हारा अंदर जाना सही नहीं है। अनिका ने बिना वक्त गंवाए उस जूनियर डॉक्टर की ओर देखा और अपनी जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला और उस जूनियर डॉक्टर को थमा दिया। जब उस जूनियर डॉक्टर ने अनिका के थमाए हुए आइडेंटिटी कार्ड को पढ़ा तो उस पर जो नाम लिखा था वो देखकर उसके होश उड़ गए। वो फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़ी अनिका को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता था, मगर उसके शब्द उसकी जबान पर ही जम गए थे। अनिका बिना रुके तेजी से आईसीयू के वार्ड के अंदर चली गई। जेनिफर भी इस पूरे इंसिडेंट को देखकर काफी शॉक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो डॉक्टर अभी कुछ देर पहले अनिका को अंदर जाने से रोक रहा था, उसने बिना कुछ कहे अनिका को अंदर जाने कैसे दिया था। वो जानना चाहती थी कि आखिर अनिका ने कौन सा आइडेंटिटी कार्ड उस जूनियर डॉक्टर को दिखाया था जिसकी वजह से उसकी बोलती बंद हो गई थी। जैसे ही जेनिफर ने वो आइडेंटिटी कार्ड अपने हाथों में लिया, उसने देखा कि आइडेंटिटी कार्ड पर डॉक्टर अमृता लिखा हुआ था। ये पढ़ते ही जेनिफर के भी होश उड़ गए। लगातार 3 घंटों तक अनिका आशीष पर ऑपरेशन करती रही। अनिका खुद भी जानती थी कि आशीष की सर्जरी करना किसी आम सर्जन के बस की बात नहीं थी। इस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी का पूरा करने में अनिका को लगभग 3 घंटे का वक्त लगा था। ऑपरेशन पूरा करने के बाद अनिका ने आशीष की छाती पर स्टिच लगाना शुरू किया। ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका था। तब अनिका का ध्यान उसके आसपास खड़े असिस्टेंट पर पड़े। जो लोग ऑपरेशन में उसकी मदद कर रहे थे, वो सभी के सभी लोग फटी हुई आंखों से अनिका को देख रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो डॉक्टर अमृता के साथ किसी सर्जरी में उन्हें असिस्ट कर रहे थे।
अनिका जो भी इक्विपमेंट मांगती वो कांपते हुए हाथों से उसे प्रोवाइड करते। हर एक के चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगा हुआ था, मगर सबके आंखों के एक्सप्रेशन से अनिका इस बात का अंदाजा लगा रही थी कि उनको डॉक्टर अमृता को देखकर काफी सरप्राइजिंग फील हो रहा था। ऑपरेशन पूरा होने के बाद अनिका ने अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क हटाया और अपने आसपास खड़े हॉस्पिटल के स्टाफ से कहा, देखो अभी किसी से कहना मत कि मैं ही डॉक्टर अमृता हूँ, खामोखा काफी कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाएंगे। अनिका के आसपास खड़े स्टाफ मेंबर ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया और उनमें से एक सीनियर ने बड़ी ही धीमी और रेस्पेक्टफुल आवाज में अनिका से पूछा, मैडम आप बुरा न माने तो मैं हम सब के नाम एक लिस्ट में लिखकर आपको भेज दूंगा, आप उस पर दस्तखत कर दीजिएगा। क्या है कि हमारे पास ऑफिशियल प्रूफ होगा कि हमने डॉक्टर अमृता को किसी सर्जरी में असिस्ट किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अनिका जानते थे कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर अमृता को किसी सर्जरी में असिस्ट करने का क्या मतलब होता था, इसलिए अनिका ने भी बड़ी ही रेस्पेक्ट से हाँ में अपना सर हिला दिया और आशीष का केस उन सबके हवाले करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गई। जब अनिका अपने सर्जिकल ग्लव्स उतारते हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकली तो उसने देखा कि अर्सा यूनिवर्सिटी के काफी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। सभी लोग फटी हुई आंखों से अनिका की ओर देख रहे थे। अनिका जानते थे कि अब एक के बाद एक इन सारे लोगों के सवालों का जवाब देना उसके लिए सर दर्द बन सकता था। अनिका पिछले कई घंटों से जाग रही थी और उसके शरीर को अब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी नींद। मगर अनिका की नींद उड़ाने के लिए कई सारे लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर इकट्ठा हुए थे। उनमें से अर्सा यूनिवर्सिटी की एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने आगे आते हुए अनिका से पूछा, क्या डॉक्टर अमृता